मित्रों नमस्कार। सुबह सुबह का वक्त है। कोहरा और ठंड बढ़ रही है। आज सुबह सुबह अखबार में बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की हत्या की जा रही है, जिस तरह से उनका ह्यूमिलेशन हो रहा है, उसकी खबर पढ़कर के मन व्यथित हुआ और आपसे बात करने की इच्छा हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक घर के बाहर ही खुले में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल घर के बाहर सड़क के किनारे से, जो आपको दिख रहा होगा पीछे, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखिए, बांग्लादेश का जन्म दिसंबर में ही हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को जनरल नियाज़ी ने जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने घुटने टेके थे, हथियार डालकर। बहुत ही अपमानजनक आत्मसमर्पण किया था ढाका में पाकिस्तानी सेना ने। और इसके बाद शेख मुजीब को रिहा किया गया बांग्लादेश पहुँचे हुए, और वहाँ के जन्मदाता और इसको कहना चाहिए हुक्मरान जिसको कहते हैं, वो बने और उन्होंने शासन चलाया। लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी हत्या हो गई। और इसके पीछे एक लंबी राजनीति है कि जिस देश में या जिस देश को जिसने जन्म दिया है उसी की हत्या कर दी जाए। और अब इतने सालों बाद 71 के बाद 24 में एक वहाँ बड़ा आंदोलन हुआ और मुजीब की जो प्रतिमा थी उसके ऊपर चढ़ करके अतिवादी और आतंकवादियों ने उसको ढहा दिया। तो ये एक तरह से युग का अंत है। या अपने ही जन्मदाता को जिस तरह से श्रद्धांजलि उस देश में दी गई है, ये एक मुस्लिम कट्टरपंथी या रेडिकलिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण ही मान सकते हैं इसको। अब हम हमारे देश की बात करें। शेख हसीना जब तक प्रधानमंत्री रही, भारत का पक्ष बराबर वहाँ सुना गया और हिंदुओं की रक्षा होती रही। लेकिन जैसे ही उनके खिलाफ जैन जी कहें या जिस तरह से युवाओं ने आंदोलन किया, ये आंदोलन की पृष्ठभूमि काफ़ी समय से चल रही होगी। लेकिन अचानक से 2024 में लोग कहते हैं कि अमेरिका के सहयोग से ये फूट पड़ी। फूटने के बाद ये हुआ कि ताबड़तोड़ जो है शेख हसीना ने भारत में शरण ली और वे तब से यहीं पर है। और लगातार इसके बाद हिंदुओं का वहाँ पर अपहरण हो रहा है, उनकी संपत्ति छीनी जा रही है, उनसे मारपीट हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। हाल ही में एक कट्टरपंथी नेता की किसी व्यक्ति ने, हो सकता है आपसी अदावत में, हत्या कर दी गई। उसको लेकर के भी एक विरोध फूट पड़ा है और उस विरोध के कारण फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब देखिए, 1992 में जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तब भी वहाँ दंगे हुए थे, हिंदुओं का ह्यूमिलेशन हुआ था। और उसके ऊपर जो वहाँ की एक लेखिका है तस्लीमा नसरीन, उन्होंने लज्जा नामक एक उपन्यास लिखा और सच्चाई बयान कर दी, तो उन्होंने देश निकाला दे दिया गया। उनकी जान के दुश्मन हो गए कट्टरपंथी, और वे भी भारत में शरण लेकर के रह रही हैं। तो कट्टरपंथियों का जिस तरह से वहाँ पर उदय हुआ है, वो एक निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और भारत में तो अब भारत के लिए तो इतना कठिन हो गया है कि उन्होंने चाइना से गठबंधन कर लिया है। तो यहाँ आकर के भारत विरोधी जो लोग हैं, विरोधी तो क्या कहेंगे, ट्रंप हाल फिलहाल में जिस तरह से विरोध कर रहे हैं भारत का टैरिफ को लेकर के, तो उनको भी एक मौका लगा। वे भी एक कोई द्वीप पर अधिकार चाहते थे, वहाँ हवाई अड्डा बनाना चाहते थे, और शेख हसीना उसमें कहीं रुकावट थी, भारत कहीं रुकावट था, तो उन्होंने उसको दूर कर दिया आंदोलन करके उनको हटा दिया। अब देखिए डिप्लोमेसी कैसी चलती है कि चीन और अमेरिका दोनों इस मामले में एक वहाँ पर साथ हैं, जबकि दोनों एक दूसरे के कट्टर धुर विरोधी हैं। रशिया जो है वो अभी चीन से उसकी भी दोस्ती है, इस कारण से भारत का पक्ष वहाँ भी उतना मजबूती से नहीं सुना जा रहा है। तो इस तरह से भारत जो है आज, चूँकि एक तरफ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन विदेश नीति के मुद्दे पर थोड़ा सा अलग थलग सा पड़ गया लगता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की घटनाएं हुई, उसी से लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यह कहीं न कहीं अकेला ही भारत को इन सब चीज़ों से संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा और अपने दुश्मनों को परास्त करना होगा। भारत सक्षम है। 71 के बाद, जिस तरह से 71 में इतना सक्षम नहीं था, लेकिन सोवियत रूस के साथ गठबंधन करके इंदिरा गांधी ने जिस तरह से जाबाजी दिखाई और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, वो एक अलग कहानी है। और इसी के कारण बांग्लादेश का जन्म भी हुआ। थोड़े समय तक रोमांच चला भारत और बांग्लादेश के संबंधों का, लेकिन वो धीरे धीरे टूट गया और वहाँ पर जमायत इस्लामी और कट्टरपंथियों का
वो एक तरह से अधिकार हो गया। तो उसी का नतीजा है कि शेख हसीना, उसके बाद ज़ियाउर रहमान वहाँ आए, उन्होंने भी शेख मुजीब के समर्थकों की हत्याएं करवाई। इस तरह से चलता रहा। तो उसके पीछे कारण क्या रहा होगा, ये एक अभी हाल फिलहाल एक पुस्तक आई है बांग्लादेश के ऊपर, 2 लेखकों ने मिलकर लिखी है इसको, इकबाल मल्होत्रा और चट्टोपाध्याय करके हैं एक दूसरे लेखक। दोनों विदेशी मामलों के बड़े जानकार हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। उनकी किताब आई है, उस पर एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट भी आया है, वो आप देखिए कभी मिले आपको तो। मैंने भी देखा है। तो उसमें यह है कि उन्होंने बांग्लादेश के जन्म की परिस्थितियों का बड़ा विशद अध्ययन करके उसको लिखा है। तो उनका ये कहना है कि जब शेख मुजीब ने बांग्लादेश को स्वतंत्र बनाने की सोची, तब भी बांग्लादेश के केवल 40% लोग ही उनके साथ थे। रेफरेंडम जो हुआ था उसमें, या जिसको कहते हैं 71 के जो चुनाव हुए थे, उसमें उनको 40% वोट मिले थे और वो जीते थे। लेकिन 60% तो तब भी नहीं थे। तो वही 60% लोग जो हैं नहीं थे, जो कट्टरपंथी थे और जो प्रो इस्लामिक थे, वही लोग बांग्लादेश के जनक को भी नहीं बख्शा उन्होंने, वो भी नहीं चाहते हिंदुओं को वहाँ पर। तो हिंदुओं का वहाँ पर सरेआम कत्लेआम हो रहा है। हाल ही में आज ही के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि हमारी माँ बहनें अब सिंदूर लगा के मांग में सिंदूर भर के भी बाहर नहीं जा सकती, इतने आतंकित हैं। तो इसको किस दृष्टि से देखना चाहिए? हमने CAA कानून भी बनाया, लेकिन इतने सारे लोगों को, 2 करोड़ लोगों को तो हम भारत में एंट्री दे नहीं सकते हिंदुओं को धर्म के नाम पर। तो ये सारी समस्याएं हैं। कूटनीतिक रूप से अभी इतने सफल हम हो नहीं पा रहे हैं कि बांग्लादेश के लोगों को रोकें। और उसका कारण ये है कि बांग्लादेश संप्रभु देश है और वहाँ की आंतरिक समस्या में हस्तक्षेप करना किसी भी निकट के एक राष्ट्र के लिए असंभव सा होता है। हालांकि लोग आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं, इवन कुमार विश्वास तक ने भी जो बयान दिया है बीच में पिछले 2024 में, वो ये कहा कि इंदिरा जी ने जब किया था तब क्यों नहीं कर सकते, अब हम तो बड़े सक्षम हैं, 4थी या 5वीं इकोनॉमी है हमारी, 5वीं 6ठी, आर्थिक रूप से सक्षम है, सामरिक रूप से सक्षम है, तो फिर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अब उसके पीछे जवाब तो वही कूटनीतिक लोग ही देंगे। लेकिन जो मोटा मोटी समझ में आता है वो ये है कि जिस तरह की धुरी चाइना, रूस और अमेरिका के बीच बन रही है परोक्ष और अपरोक्ष रूप से, वही एक कारण है कि सीधी कार्रवाई हम करने से कहीं हिचक रहे हैं। और संप्रभु देश में यदि हम हस्तक्षेप करते हैं तो UN हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देगा, अलग अलग तरह की समस्याएं होगी। और अमेरिका तो निश्चित रूप से टैरिफ को लेकर के विरोध में चल ही रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। इन सजीवों के मद्देनज़र पलायन भी हो रहा है। हिंदू लोग उठ के बाहर चुपचाप अलग अलग रास्तों से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। अगले ही साल बंगाल में चुनाव है। उन चुनाव के मद्देनज़र भी कुछ राजनीति हो सकती है, होगी। और हो सकता है इसके पीछे कुछ थोड़ा इंतज़ार भी हो कि भाई अगला ऊँट किस करवट बैठता है, ये भी देख लिया जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें देखना होगा कि जो विभाजन के समय जिन्होंने इनका भरोसा किया पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हिंदू वहीं रुके रहे, संस्कृति भाषा इसके नाम पर, अब आज वो बेचारे कहीं के नहीं हैं और कहाँ जाएं। किंग, जिसको कहते हैं ना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठे हैं। उनकी संपत्तियां नहीं हैं, गरीब वर्ग के ज़्यादा लोग हैं, तो वो हो ही रहे हैं। तो इसमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सर संचालक उन्होंने भी कहा 2024 में कि भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए। और कब करेंगे यदि हिंदू मारे जा रहे हैं विश्व में, देश में। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस बीच लगातार दमन चक्र जारी है, हत्याएं जारी है और हिंदू जो हैं वो मारे जा रहे हैं, पीड़ित हैं। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि इनकी रक्षा हो। कुछ उसी तरह की प्रार्थना जब मध्यकाल में हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे, कुछ उसी तरह के अत्याचार बंगाल में भी हो रहे हैं। तब भी लोग प्रार्थना करके ही समय निकाला था। आज भी हम प्रार्थना ही करना चाहिए, करना पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी इसका हल दिखता नहीं है निकट भविष्य में। नमस्कार, आज बस इतना ही।